चलिए, तो आज जो टॉपिक है आप सभी के स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है। आज के टॉपिक का नाम है एसे। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी तक यहाँ से क्वेश्चन आपको नॉर्मली नहीं मिला है। हालांकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे इसकी पहली लाइन से क्वेश्चन आया था। पहली जो बीच की तीसरी लाइन है वहाँ से। तो हमें सारी चीज़ों को जानना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आए तो आप वहाँ पे कर सकें। चलिए तो देखते हैं भाई। ऐसे जब आप ऐसे की बात करते हैं तो ऐसे क्या है? एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, persuade us to accept a thesis on any subject, और simply entertain। ये ऐसे की डेफिनेशन है। ऐसे क्या है? एक बहुत ही शॉर्ट कंपोजिशन होता है। बहुत बड़े कंपोजिशन को आप ऐसे नहीं बोलते, शॉर्ट कंपोजिशन होती है, शॉर्ट रचना होती है। और ये प्रोज में होती है, वर्स में नहीं होती है। दैट अंडरटेक्स अ डिस्कस अ मैटर। ये स्पेशली जब आप ऐसे की बात करते हैं तो इसको लिया ही इसीलिए जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी मैटर को डिस्कस करना, या फिर टू एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू। किसी चीज पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो भी आप ऐसे का सहारा लेते हैं। या परसुएड अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस, या फिर जो आथर होता है वो, थीसिस का मतलब यहाँ पे क्या है? थ्योरी, आइडिया। तो जो आथर होता है वो ऐसे इसलिए भी लेता है कि वो एक आइडिया होती है, एक थ्योरी होती है जिसपे वो आपको परसुएड करना चाहता है, आपको वो उस पर एग्री कराना चाहता है। उसके लिए वो ऐसे लिखता है। तो ऐसे के द्वारा वो ढेर सारे अपने तर्क को दे, और जब फाइनली आप ऐसे को पढ़ लें तो आप सेटिस्फाइड हो जाए, जो राइटर जिस सब्जेक्ट पे आपको परसुएड करना चाहता हो। या फिर ऐसे सिंपली इसलिए भी लिखा जाता है कि इसका पर्पज इंटरटेनमेंट भी हो सकता है। खुद राइटर जो ऐसे लिखता है उसको लिख के अच्छा फीलिंग आती है, और या फिर जब आप पढ़ोगे तो आपको भी पढ़ के अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट भी पर्पज हो सकता है। तो ये है कुल मिला के। आई होप आई एम वेरी क्लियर, सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो ये ऐसे से रिलेटेड चार पॉइंट्स हैं। ऐसे को लिखा जाता है टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएड अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट, और सिंपली फॉर इंटरटेनमेंट। ठीक है। अब आप कहो सर ऐसे उसे इंटरटेनमेंट का क्या मतलब है? तो यस मतलब है। आप चार्ल्स लैम्ब के जब एसेज को पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी बेहतरीन ऐसे जो लिखते हैं, और काफ़ी आप इंटरटेन फील करते हैं। या फिर आप जो है अ, आप कह ले कवलरी पेपर्स जो लिखे गए हैं, कवलरी पेपर्स जो स्पेक्टेटर क्लब के जो एसेज लिखे गए हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं तो भी आप काफ़ी इंटरटेन फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब आप स्पेक्टेटर क्लब एक ऐसे है जोसेफ एडिसन का लिखा गया, उस ऐसे को जब आप पढ़ते हैं तो आप ये पाते हैं कि किस प्रकार से जो है स्पेक्टेटर क्लब में जो है आपके जो है अलग अलग करेक्टर्स हैं, और उन करेक्टर्स को बहुत अच्छे से उनके क्वालिटीज़ को, उनके करेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है। तो वहाँ भी आप इंटरटेन फील करते हैं। तो ये है भाई। तो कई बार आप ऐसा भी हो सकता है कि केवल किसी बात को प्रूव ही करने के लिए लिखा जाए। तो ये सारे पॉइंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द एसे डिफर्स फ्रॉम अ ट्रीटाइज आर डिजर्टेशन। एसे जो है डिजर्टेशन या ट्रीटाइज से थोड़ा सा अलग है। इन इट्स लैक ऑफ प्रिटेंशन टू बी अ सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट एक्सपोजिशन। अब ध्यान दें, जो ट्रीटाइज या डिजर्टेशन होता है ये क्या होता है? अगर आप ट्रीटाइज का डेफिनेशन देखेंगे गूगल पे तो इसका मतलब होता है रिटन वर्क डीलिंग फार्मली एंड सिस्टमेटिकली विद अ सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट पे यदि कोई वर्क लिखा जाता है और बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाए, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में लिखा जाए, तो उसे आप ट्रीटाइज बोलते हैं। इसी तरह से जो डिजर्टेशन होता है ये भी क्या होता है? एक लॉन्ग ऐसे होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखा जाता है। ठीक है, स्पेशली जब आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में पीजी या बीए का एग्जाम पास करते हैं तो कहते हैं एक डिजर्टेशन लिख के लाइए।
तो वही चीज है। तो ये कह रहे हैं जब आप ऐसे की बात करते हैं तो ये ट्रीटाइज या डिजर्टेशन से अलग होता है इन इट्स लैक ऑफ प्रिटेंशन टू बी सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट एक्सपोजिशन। अब ये जो ट्रीटाइज और जो आपका डिजर्टेशन होता है, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि ये एक कंप्लीट, ठीक है, एक्सपोजिशन है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि इन इट्स लैक ऑफ प्रिटेंशन to be a systematic and complete exposition and in being addressed to a general rather than a specialized audience। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि ये बताओ भाई कि ऐसे और इसमें क्या डिफरेंस है ट्रीटाइज या डिजर्टेशन में, तो डिफरेंस ये है कि ये जो है ये प्रिटेंशन नहीं करता है, ये प्रिटेंशन नहीं करता है कि हम सिस्टमेटिक हैं या कंप्लीट। एक्सपोजिशन का मतलब समझ लें यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये अपने आप में बस आप ऐसे समझ लो कि ये अपने आप में जो है एक सिस्टमेटिक है और अपनी जो भी सब्जेक्ट होता है ना उस पे ये अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। मतलब ऐसे जिस टॉपिक पे लिखा गया है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और एक सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है। ठीक है, पहली चीज। जबकि जब आप ट्रीटाइज और डिजर्टेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है और ये भी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि ये थोड़ा सा प्रिटेंशन की बात हो जाती है कि मतलब इसमें आपको दिखावा ज़्यादा नज़र आता है जब ट्रीटाइज और डिजर्टेशन की बात करते हैं तो। और यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे वो आपको दिखावा नहीं नज़र आता है, उसकी लाइकनेस नजर आती है। मतलब क्लियरली सिस्टमेटिक या कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, ऐसे में ये कहना चाहता है यहाँ राइटर। दूसरी बात क्या है कि जब आप ट्रीटाइज या डिजर्टेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई डिजर्टेशन लिखा है तो स्पेशली क्या है, इसका एक पर्पज है कि ये जो है जो एमए के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके हिसाब से एक एमए का स्टूडेंट यदि अपना जो है एक डिजर्टेशन लिख रहा है तो ये क्लियर है कि ये सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही लिखा जा रहा है। ठीक है, और अगर डिजर्टेशन हमेशा एक टॉपिक पे होता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो इंटरेस्टेड लोग हैं सिर्फ वही व्यक्ति जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे ऐसे की तो ऐसे इन जनरल होता है। मतलब ऐसे का जो टॉपिक है उसे कोई भी पढ़ सकता है, वो हर किसी के काम आ सकता है। तो ऐसे को जनरल पीपल के लिए जो है, सामान्य लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, हर किसी के लिए ऐसे को आप लिख सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन यही सेम चीज जो है डिजर्टेशन और ट्रीटाइज के केस में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा, अभी आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी थोड़ा सा और रुकते हैं, एक लाइन और पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस, अगर आप कॉन्सिक्वेंस के रूप में देखते हैं, एक रिजल्ट के रूप में देखते हैं जो इतनी बातें हुई हैं, तो ऐसे को आप फाइनली ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो ऐसे होता है ये डिस्कस करता है क्या, इट्स सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन। ये नॉन टेक्निकल फैशन में अपने सब्जेक्ट को जो है डिस्कस करने की कोशिश करता है। एंड ऑफन विद द लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेस एज एनेक्डोट, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशन एंड ह्यूमर टू ऑगमेंट इट्स अपील। तो ध्यान दें, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे की आप बात करते हैं तो ऐसे जो है फाइनली अपने सब्जेक्ट को नॉन टेक्निकल फैशन में यूज वो करता है, डिस्कस करता है। और साथ ही साथ जो है ये लिबरल थोड़ा सा होता है ऐसे की अगर बात करते हैं। यहाँ पे आप कहानी का भी यूज कर सकते हैं अपनी बात को बताने के लिए, समझाने के लिए। इलस्ट्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अचानक कहीं से उदाहरण लेके बता सकते हैं आप। और ह्यूमर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, अपने अपील को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए। तो ये ऐसे का ओवरऑल डेफिनेशन है जो कि काफ़ी कठिन लैंग्वेज में बताने की कोशिश की गई है। सभी लोग बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं आपसे यहीं पर रुक के थोड़ा सा रुकता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्रीटाइज या डिजर्टेशन और ऐसे में क्या बेसिक डिफरेंस है,
तो आप ये कह सकते हो कि जो ट्रीटाइज या डिजर्टेशन है, ये क्या होता है, किसको एड्रेस किया जाता है, स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। ये क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए होता है। लेकिन जब आप ऐसे की बात करेंगे तो ये किसको किया जाता है, तो ये जो है एड्रेस टू जनरल पीपल। ठीक है, ये कॉमन सभी के लिए हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल स्मिता। तो इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? अब अगर अगर ऊपर की लाइन ना समझ में आ रही हो, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, आप लोग। हाँ बिल्कुल, ये लॉन्ग, बिल्कुल बहुत सही बता रहे हैं गुलाब जी। ये जो डिजर्टेशन और ट्रीटाइज होता है, ये हमेशा लंबा होता है इन कंपैरिजन टू ऐसे। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, दूसरी बात फिर ध्यान दो, ये डायरेक्ट, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ, इस बात को फिर से समझना है, इन इट्स लैक ऑफ प्रिटेंशन। जो ऐसे है उसमें कोई प्रिटेंशन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है कि हम बहुत सिस्टमेटिक हैं। ठीक है, बहुत कोई कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये दिखावा नहीं करता है। ये अपनी तरह से उस चीज को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन में अपने आप को बांधता नहीं है, जो कि यहाँ पे देखो एकदम क्लियर हो रहा है। ऑफन विद लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेस एज एनेक्डोट, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशन एंड ह्यूमर। तो यहाँ सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जब ऐसे लिखते समय जो राइटर है, थोड़ा सा रिबलर हो सकता है, वो फ्रीडम ले सकता है। ठीक है, और वो अलग अलग वेपन्स का, अलग अलग डिवाइसेस का यूज कर सकता है अपने अपनी बात को प्रूव करने के लिए, इंप्रेसिव तरीके से बताने के लिए। ठीक है, और जब आप इसकी बात करेंगे डिजर्टेशन और इसकी, तो ये हमेशा फॉर्मल होगा। बिल्कुल स्मिता, आप बिल्कुल सही समझ रही हो, बाकी लोग बताएंगे। तो ये थोड़ा सा फॉर्मल होगा, ये थोड़ा सा लंबा होगा, अपने आप को बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब अपने आप को बहुत बेस्ट फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता है ट्रीटाइज एंड डिजर्टेशन। लेकिन जो ऐसे है, वो थोड़ा सा कोई प्रिटेंशन नहीं है। ठीक है, आपको हो सकता है एक बार लगे कि नहीं बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको लगे कि ट्रीटाइज या डिजर्टेशन की तरह उतना बढ़िया से एक्सप्लेन चीजें नहीं हो रही है। ठीक है, हो सकता है ऐसी चीजें, लेकिन ये कोशिश इसमें राइटर का सिर्फ यही होगा कि ये पूरी तरह से अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करेगा, उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, जैसे आप अगर किसी भी राइटर का एग्जाम्पल लो, जैसे फ्रांसिस बेकन की बात करते हैं, तो फ्रांसिस बेकन देखिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए ढेर सारे अलग अलग जगहों की एग्जाम्पल लेके आते हैं। अगर आप लोगों ने फ्रांसिस बेकन के एसेज को पढ़ा हो, तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कि फ्रांसिस बेकन के एसेज में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? चलिए बताइए। फ्रांसिस बेकन की एसेज में वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए, चलो एपिग्रामिक है, ठीक है, कंसाइज है स्मिता, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वो और क्या कोशिश करते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए? अगर मैं कहूँ कि वो कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे एनेक्डोट या स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशन या ह्यूमर, तो आपको वो कहाँ पे नजर आते हैं ऐसा करते हुए? तो आपको मैं बताऊं कि फ्रांसिस बेकन जो है अपने, जब इनके आप किसी भी चाहे आप स्टडीज पढ़ लो या कोई भी ऐसे पढ़ लो, तो इनके हर ऐसे में आपको लैटिन एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, कुछ लैटिन और ग्रीक फ्रेजेज मिलते हैं हर ऐसे में, आपको कुछ उसी तरह के कुछ लैटिन और ग्रीक फ्रेजेज मिलते हैं उसी तरह के सिचुएशन में। ठीक है, वो जानबूझ के डालते हैं उस समय के ग्रीक और लैटिन, जो ये नहीं सोचते कि ये हमारे दर्शकों को कितना समझ में आएगा, बस वो ये सोच के डाल देते हैं कि इसी तरह की सेम घटना जो है ग्रीक लैटिन में कहीं है, कहीं एग्जाम्पल आया है, तो उसको ले लेते हैं। जैसे आप लोग ऑफ ट्रूथ अगर पढ़ते हैं, तो ऑफ ट्रूथ ऐसे को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कई ऐसे एम्परर्स का और कई ऐसे जो है ग्रीक और रोमन एम्परर का जिक्र आता है, जिनके द्वारा जो है यहाँ पे ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बड़े राइटर्स के, जब आप उसको पढ़ते हैं और वहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ से कुछ एपिसोड ले लेते हैं, वहाँ से कोई रेफरेंस ले लेते हैं और अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल स्मिता, ये भी सही है।
और कुछ ये डे टू डे लाइफ के रियल एग्जांपल्स भी लेते हैं ताकि आप वहां से कनेक्ट कर सको। तो सारी चीजें ये अपनी तरह से राइटर अपने तरीके से अपनी बात को प्रूव करने के लिए करता है। जब आप फ्रांसिस बेकन के एसेज को लेते हैं, फ्रांसिस बेकन के इनके एसेज को, चार्ल्स लैम्ब के एसेज को, तो आप चार्ल्स लैम्ब के एसेज में क्या पाते हो कि ये ह्यूमर का बहुत प्रयोग करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि चार्ल्स लैम्ब के एसेज में आपको दो महत्वपूर्ण चीजें क्या मिलती हैं, तो चार्ल्स लैम्ब के एसेज में आपको ह्यूमर एंड पैथाज देखने को मिलता है। ह्यूमर एंड पैथाज तो राइटर अपने अपने तरीके से यूज करता है। अगर आप लोगों ने एलटी ग्रेड में एक चैप्टर पढ़ा होगा, मुझे बताना है, आप सभी बताइए, एलटी ग्रेड में आप लोग एक एसे पढ़ते हैं और उस एसे में राइटर अपनी कहानी को बताने के लिए, अपनी एसे को माध्यम से बताने के लिए एक कहानी का सहारा लेता है, एक एनेक्डोट का सहारा लेता है, और सिर्फ वो ये बात प्रूव करना चाहता है कि हमें बहुत ज़्यादा जोश में नहीं आना चाहिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें जो है हमारे उल्टे पड़ जाती हैं। एक 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं, आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि आप सभी के कोर्स में एक कहानी है, एलटी ग्रेड में था कहानी, जिसमें एक राइटर को आप देखते हैं और वो राइटर क्या करते हैं, कहानी बताते हैं कि किस प्रकार वो अपने दोस्त के साथ एक बार गए रहते हैं और राइटर खुद जो है एक बिड में पार्टिसिपेट करने लगता है। अचानक उसे मजा आने लगता है और वहां पे बिड लग रहा था अलग अलग चीजों के, पेंटिंग्स वगैरह के, और उसमें वो पार्टिसिपेट करने लगता है। बिड लगाते लगाते उसे शुरू में बहुत मजा आता है और फिर वो लगातार बोलता जाता है, बोलता जाता है, उसका नंबर नहीं आता है, लेकिन अचानक एक बार ऐसा बिड लगा देता है जहां पे वो फाइनली फिर फंस जाता है। ठीक है, एक ऐसा बिड लगा देता है जहां पे वो फाइनली फंस जाता है और फिर उसके बाद से जो है उसके नाम की मुहर लग जाती है। अब उसको पे करना होता है, उसको पे करना होता है और फाइनली किसी तरह से उस सिचुएशन से वो बच के निकलता है। शायद आप लोग को याद ना हो मुझे, आप उस ऐसे का नाम है द टाइट कॉर्नर, टाइट कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये ऐसे आपके सिलेबस में था कि किस प्रकार हम कभी कभी जो है टाइट कॉर्नर वाले सिचुएशन में फंस जाते हैं और ऐसा जो है हमारे ओवर कॉन्फिडेंस और गड़बड़ियों की वजह से होता है। ठीक है, तो उसमें राइटर ने क्या किया है, ऐसे एग्जाम्पल लिया है। इसी प्रकार से एक मुझे और ऐसे बहुत अच्छे से याद है, एक इग्नोरेंस पे करके ऐसे है, इग्नोरेंस। ठीक है, तो इस पे भी राइटर क्या करता है, एक और प्लेजर पे करके है। तो इन सब एसेज में राइटर अपनी बात को, राइट जैसे ये इग्नोरेंस वाला जो एसे है, मुझे पूरे एसे का टाइटल नहीं याद आ रहा है, तो इसमें राइटर क्या करता है, बताना चाहता है कि किस प्रकार से जो इग्नोरेंस है वो बहुत बड़ा है, एक समुद्र की तरह है। हम आप ये सोचते हैं कि हमारा जो है हमें बहुत नॉलेज हो गया है, लेकिन जब आप जितना नॉलेज पढ़ते जाते हैं आपको एक समय के बाद, बहुत अच्छा, रीता रीता ने पूरा एसे का नाम बताया, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। बहुत ही फेमस ऐसे है ये, एजी गार्डनर ने लिखा है। और इसमें राइटर बताता है कि इग्नोरेंस होना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके अंदर अज्ञानता है और आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी नहीं हो सकता। और राइटर अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा है कि जिस प्रकार से मैं जीवन में बहुत ज़्यादा पढ़ता गया, आज मुझे महसूस होता मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी एक नॉलेज के छोर को ले लो और जब आप उसे देखोगे तो आपको एक समय के बाद महसूस होगा कि आप तो इसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन जानते हैं। जैसे आप शेक्सपियर की बात करते हैं और आपको लगता है कि हम तो शेक्सपियर के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन जब शेक्सपियर के बारे में आप डीपर लेवल पे आओगे तो पता चलेगा आप शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ जानते ही नहीं हैं, बहुत कम आप जानते हैं। ठीक है, तो इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस है। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्पल से राइटर बहुत अच्छे से डील करता है, बताता है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है ये बात, जितनी भी बातें हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है। हम्म, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन को मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा, इन लैक ऑफ प्रिटेंशन टू बी सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट एक्सपोजिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो है यहाँ पे कुल मिला के दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है
कि इसके अंदर कोई प्रिटेंशन नहीं होता है, इसकी लाइकनेस होती है सिस्टमेटिक और कंप्लीट एक्सपोजिशन की। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं है। नॉट तो एकदम से न बोल के आप ये कह सकते हैं कि नॉट वेरी सिस्टमेटिक। तो यानी ऐसे ये दावा नहीं करता है कि हम बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हैं, हालांकि ऐसे का मतलब ही होता है कि उसे सिस्टमेटिक होना चाहिए। लेकिन ये जब आप ट्रीटाइज और डिजर्टेशन से कंपैरिजन करेंगे तो उनके तुलना में ये कम सिस्टमेटिक होता है, ये बात ध्यान देना है। और उनके तुलना में ये कम जो है एक्सप्लेनेशन करता है। ऐसे इसे दूसरे शब्दों में आप समझ लो, ठीक है। ये कोई उसका, जैसे कहते हैं ना कि मेरे अंदर ज्ञान है लेकिन मैं ज्ञान को दिखाने की कोशिश नहीं करता हूं, मेरे अंदर कोई प्रिटेंशन नहीं है। तो वही बात यहाँ ऐसे के संदर्भ में प्रूव हो रहा है कि जहां ट्रीटाइज और डिजर्टेशन ये कोशिश करते हैं, बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत सिस्टमेटिक हैं, हम पूरी तरह से अपने सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो है सिस्टमेटिक होते हुए भी इस बात का कोई दिखावा नहीं करता है, ठीक है। अपनी बात को एक्सप्लेन भी पूरी तरह से कर रहा है लेकिन फिर भी इसका कोई प्रिटेंशन नहीं करता है। इस बात को बस समझना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो बस यही चीज आपको समझना है इस बात को, और यही चीज आपको प्रूव करेगा। चीजों को जब आप नहीं समझ पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो अब बताओ, अभी तक जितनी बातें थी मैंने एक एक लाइन को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया सभी को? कोई हड़बड़ी नहीं है और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी लोग बताएं, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस स्मिता, आप बहुत अच्छा समझ रही हैं। ऐसे डिजर्टेशन इन्वॉल्व मेथडोलॉजी टू प्रूव समथिंग, बिल्कुल सही है। अब देखो ये स्मिता मेहनत कर रहे हैं तो मुझे मन करता है और समझा दूं। अब एक और कुछ चीजें समझ लो, आप लोग कुछ चीजें समझ लो। जैसे आप जब कोई थीसिस लिखते हैं या कोई डिजर्टेशन लिखते हैं तो आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, जल्दी से समझो। जब आप बिल्कुल गुलाब जी आप अच्छा समझ रहे हैं कि ऐसे जो है ऑर्डिनरी पीपल या किसी भी प्रकार के पीपल को डील करता है, लेकिन डिजर्टेशन केवल जो है स्पेशलिस्ट को, बिल्कुल जो स्पेशलिस्ट है उन्हीं को करता है, ठीक है। अब ध्यान दे, थेसिस और डिजर्टेशन लगभग एक ही चीज है। आ, बड़े लेवल पे आपको जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है वो आपके थीसिस के आधार पर मिलती है, और डिजर्टेशन छोटी क्लासेस के लिए होता है, बीए या एमए पे। थीसिस का छोटा रूप होता है। दोनों में पैटर्न लगभग एक ही होता है। जब आप इनको लिखते हैं तो क्या होता है पैटर्न समझ लो। अगर कोई आप पीएचडी के लिए थीसिस या डिजर्टेशन नॉर्मली एमए या बीए के लिए लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, ये चीज आपको ऐसे में भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद से आप जो है क्या करते हो, इंट्रोडक्शन के बाद से जो है आप मेथडोलॉजी की बात करते हैं। मेथडोलॉजी, ये थोड़ा बहुत क्रम इधर उधर हो सकता है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेथडोलॉजी में से ये होता है कि आप किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को प्रूव करने के लिए आप किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और मेथडोलॉजी से ठीक पहले एक और चीज आता है जिसे बोलते हैं आप लिटरेचर रिव्यू। अब ये भी जानो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू हर जगह होता है, ये जरूरी नहीं कि केवल इन लिटरेचर से मतलब है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक पे अब तक पहले कितना काम हो चुका है। अब वो इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक हो सकता है, सोशियोलॉजी का भी टॉपिक हो सकता है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक हो सकता है, हिस्ट्री का भी हो सकता है। तो अगर आपने कोई टॉपिक लिया है, उस टॉपिक पे जितना पहले काम हुआ है उसी को जब आप अध्ययन करते हैं, अलग अलग राइटर्स के उस टॉपिक पे बुक को पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, एसेज को पढ़ते हैं उस टॉपिक पे, तो उसी को आप बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। और लिटरेचर रिव्यू के आधार पे आप ये डिसाइड करते हैं कि भैया जितना भी इसमें काम हुआ है इन सब में एक कमी रह गई है, इन सब में कुछ कमियां हैं। और जो मेरा रिसर्च टॉपिक है, जो मेरा थेसिस है या डिजर्टेशन है, इसमें मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जो इस लिटरेचर रिव्यू के बाद जो मुझे कमी नजर आ रही है उस कमी को मैं दूर करूंगा, ठीक है भाई। तो यही चीज है। तो इस प्रकार आपने इंट्रोडक्शन बताया कि आप किस चीज पे करना चाहते हो, फिर लिटरेचर रिव्यू बताया, और फिर उसके बाद आपका आ जाता है मेथोडोलॉजी।
अब आप ये डिसाइड करते हो कि जो कमी रह गई है, जो आपको प्रूव करना है, उसको प्रूव करने के लिए आप किस मेथोडोलॉजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और फिर वहां पे आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि अब फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अपने रिसर्च के द्वारा क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हो, क्या प्रूव करना चाहते हो, यही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और उसके बाद से जो है आप कंटेंट पे काम करते हैं। कंटेंट को अगर आपका थीसिस है तो आप उसको कई चैप्टर्स में लिख के बताते हैं, और डिजर्टेशन है तो आप बस जो है एक मतलब जो है 2-3 पेज में उस बात को बता देते हैं और आपका कंप्लीट हो गया। फिर इस तरह चैप्टर के बाद फाइनली जो है आप कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड में आप ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आपने जो जो ऑब्जेक्टिव शुरू में लिया था अपने लिटरेचर रिव्यू के आधार पे, जो जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया था, उन ऑब्जेक्टिव को आप प्राप्त करने में सफल हो गए, उन ऑब्जेक्टिव को आप प्राप्त करने में सफल हुए, ये आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज, यही डिजर्टेशन, ट्रीटाइज या फिर आप थीसिस होता है। मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसी चीज पे है, इसी के लिए एक टर्म आता है यहीं पे, हाइपोथेसिस। जब आप रिसर्च शुरू करते हैं तो आप एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता है कहीं ना कहीं ये हाइपोथेसिस का पार्ट ही होता है, जिसमें आप एक तरह से अनुमान करते हो कि जब मैं ये रिसर्च कर लूंगा तो ये इसके रिजल्ट आएंगे, यानी रिसर्च करने के बाद ये चीजें निष्कर्ष निकल के आएगा, ये होता है आपका हाइपोथेसिस। और जब कंक्लूड करते हैं तो आप अपने हाइपोथेसिस से कंपैरिजन करते हैं कि जो जो आपने हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव लिया था वो आप प्रूव कर पाए कि नहीं। जितना प्रूव हो गया वो हेंस प्रूव्ड हो जाता है, और जो नहीं प्रूव हो पाया वो मतलब आपका हाइपोथेसिस गड़बड़ था। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो एक तरह से आप ध्यान दें तो जो आपका थेसिस है या डिजर्टेशन है वो एक हाइपोथेसिस पे बेस होता है, यानी आप मन में कल्पना करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सलूशन होगा। ठीक है, ये चीज है। तो अब बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। तो ये यानी आप देखें तो शुरुआत से ही ये बात एकदम क्लियर है कि ये दिखावा कर रहा है इस बात का, डिजर्टेशन या थेसिस या ट्रीटाइज इस बात का दिखावा करता है कि भैया एक प्रॉब्लम ली गई है, उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, शुरू से लेके अंत तक, और पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। ये होता है आपका डिजर्टेशन, ट्रीटाइज या फिर। अब बताओ सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा आप लोग को डीपर लेवल पे ले जाके चला गया मैं, सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, जबकि ऐसे जो है इतने बड़े लेवल पे नहीं जाता है ना। ऐसे अपनी बात को प्रूव करना है, वो कोई बहुत ज्यादा हाइपोथेसिस और इस तरह का प्लान नहीं करता है, वो सीधे सीधे अपनी बात को इंट्रोड्यूस करेगा और वो अलग अलग एग्जाम्पल से प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, थोड़ा सा लिबरल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो भी अपनी बात को कहने में सफल रहता है। ठीक है, लेकिन कोई दिखावा नहीं है भाई उसका। ठीक है, आई होप कि मैं इससे ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, और इसीलिए मैं बार बार रुक रुक के इसको एक्सप्लेन किया हूं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए भागने का क्या मतलब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे कोई बहुत बस मेन मेन चीजें हमें देखनी है। अ यूजफुल डिस्टिंक्शन इज दैट बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऐसे। जब अब ऐसे पे आगे बढ़ते हैं तो दो प्रकार के आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, एक होता है फॉर्मल ऐसे, दूसरा होता है इनफॉर्मल ऐसे। जो फॉर्मल ऐसे होता है उसको आप आर्टिकल भी बोल सकते हैं। कहते हैं ना कि आप जो है माई कंट्री पे एक आर्टिकल लिखो। इसमें तो इसमें तो बस कोशिश यही है कि सिखा दूं ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए प्रयास चल रहा है, और कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है जब उस तरह से रिएक्शन नहीं आता तो मुझे लगता है अभी और बताने की जरूरत है। चलो, तो फॉर्मल ऐसे को ही आप आर्टिकल बोल सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं ना कि कहा जाता है आपसे कि माई कंट्री पे आर्टिकल लिखिए। ठीक है, किसी चीज पे आर्टिकल लिखिए, तो आर्टिकल एक तरह से फॉर्मल ऐसे होता है जहां पे आपको खुद को इन्वॉल्व नहीं करना होता है। इज रिलेटिवली इम्पर्सनल, ये इम्पर्सनल होता है, यानी आप पर्सनल एक्सपीरियंस को वहां नहीं डालते हैं। द ऑथर राइट्स एज एन अथॉरिटी, आर एट लीस्ट एज हाईली नॉलेजेबल, एंड एक्सपाउंड्स द सब्जेक्ट इन एन ऑर्डरली वे। एक्सपाउंड का मतलब होता है एक्सप्लेन। ठीक है,
तो यहाँ पे जब फॉर्मल ऐसे की बात होती है तो बहुत ही आथर जो है एकदम ऑर्डर, एक तरीके से एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड होना चाहिए, एक थाट जहाँ खत्म हो दूसरा पैराग्राफ वहां से शुरू होगा, ये सारी चीजों का राइटर यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है हाईली, जो है एट लीस्ट एज हाईली नॉलेजेबल, ठीक है, जितना ज़्यादा वो अपने आप को नॉलेजेबल दिखा सकता है वो दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, और एक अथॉरिटी की तरह अपने सब्जेक्ट को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ये आपका फॉर्मल ऐसे होता है। एग्जाम्पल विल बी फाउंड इन स्कॉलरली जर्नल, जो स्कॉलरली जर्नल से जितने लिखे जाते हैं आप उनको फॉर्मल ऐसे की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा सीरियस आर्टिकल्स ऑन करंट टॉपिक, जो भी करंट टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, सीरियल आर्टिकल्स, उनको भी आप बोल सकते हैं कि वो फॉर्मल ऐसे की कैटेगरी में है। अगर आपसे मैं बात करूं, जो न्यूज पेपर्स में आप देखते हैं, न्यूज पेपर्स में आप लोग को अगर मैं बोलूं कि क्या आप फॉर्मल ऐसे छाटूं, तो न्यूज़पेपर में जो आपको एडिटोरियल का पोर्शन नजर आता है, ठीक है, वो फॉर्मल ऐसे की कैटेगरी में उसे आप डाल सकते हैं। ठीक है, जो एडिटोरियल का आप लोग सेक्शन देखते हैं ना, तो एडिटोरियल एक तरह से फॉर्मल ऐसे की कैटेगरी में आप उसे डाल सकते हैं। करंट टॉपिक पे सीरियस आर्टिकल वहां पे रहते हैं। एंड इशूज इन एनी ऑफ द मैगजीन एड्रेस टू थॉटफुल ऑडियंस, और किसी भी मैगजीन में अगर किसी भी प्रकार के, जब आप मैगजीन्स वगैरह लेते हैं तो वहां भी कई टॉपिक्स रहते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कुरुक्षेत्र मैगजीन देखा होगा, कुरुक्षेत्रा, या अगर आपने योजना मैगजीन कभी पढ़ी हो, ठीक है, तो इन मैगजीन में आप देखते हैं, इन मैगजीन में एसेज रहते हैं। ठीक है, टॉपिक दिया रहता है, उन टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में एसे दिया रहता है, तो सारे एसेज जो है फॉर्मल एसेज की कैटेगरी में आते हैं। आई एम क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे ये कुछ जो है मैगजीन्स का नाम ले रहे हैं, जैसे हार्पर्स कमेंट्री या साइंटिफिक अमेरिकन एंड सो ऑन। ठीक है, इंग्लैंड में ढेर सारे मैगजीन लिखे गए। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं टीएस इलियट किस मैगजीन में लिखते थे? कोई बता सकता है मुझे टीएस इलियट किस मैगजीन में लिखते थे? कैन एनीवन टेल टीएस इलियट के मैगजीन का नाम? बहुत अच्छा, इसमें था क्राइटेरियन। तो ये जो मैगजीन वगैरह है जिसमें एसेज आते हैं, तो ये सब जो है आप फॉर्मल एसेज में, इसमें जो भी एसेज आर्टिकल आते हैं उनको सब फॉर्मल एसेज की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर, समझ में आ रहा होगा सभी को। इनफॉर्मल एसे की जब बात करते हैं, तो इनफॉर्मल एसे में क्या होता है? इनफॉर्मल एसे को आप फेमिलियर या फिर पर्सनल एसे भी बोल सकते हैं, इनफॉर्मल एसेज को। ठीक है, द आथर एज्यूम्स अ टोन ऑफ इंटीमेसी, जब आप इनफॉर्मल एसे को पढ़ते हो तो आथर एक ऐसे टोन को एज्यूम करता है जिससे आपको इंटीमेसी लगता है। पढ़ते हैं तो जैसे लगता है कि आप आथर के कितना करीब हो गए, आपको इंटरेस्ट आने लगता है, कि रिलेशनशिप महसूस होने लगता है विद द ऑडियंस। तो यहाँ पे आथर अपने ऑडियंस को कनेक्ट करके रखता है। बिल्कुल गुलाब जी, हैमलेट एंड हिज एसेज tends to deal with the everyday things rather than with public affairs और स्पेशलाइज्ड टॉपिक। यहाँ पे राइटर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड टॉपिक पे जाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि जो है एवरीडे थिंग्स जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो उन पे बात करता है, न कि पब्लिक अफेयर्स पे या कोई स्पेशलाइज्ड टॉपिक पे बात करने की बजाय वो हर एक ऐसी दिन भर की जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उन पे बात करता है, ताकि आप कनेक्शन फील कर सको। एंड राइट्स इन अ रिलैक्स्ड मैनर, और यहाँ राइटर कोई हड़बड़ी नहीं रहता, बहुत ही रिलैक्स्ड मैनर में। सेल्फ रेवलेटरी, सेल्फ रेवलेटरी का मतलब क्या होता है? मतलब खुद को रिवील करने की कोशिश करता है। जब आप इसको पढ़ते हैं, जब भी कोई आप इनफॉर्मल ऐसे पढ़ते हैं तो आपको वहाँ राइटर के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलती है, उसके जीवन से रिलेटेड। तो सिर्फ रेवलेटरी होता है, सिर्फ रिवीलिंग होता है, एंड समटाइम विमिसिकल फैशन, और कई बार जो है विमिसिकल फैशन वाला भी होता है, अजीबो गरीब मतलब तरीके से वहां पे राइटर अपने बिहेवियर को जो भी होता है वो दिखाता है। तो ये है, तो पर्सनल होने की वजह से आपको सब कुछ यहाँ पे एक तरह से एक अपनापन महसूस होता है राइटर के द्वारा। राइटर डे टू डे चीजों से रिलेटेड बात करता है ताकि आप कनेक्शन फील कर सकें, और राइटर बहुत ही रिलैक्स्ड रहता है और अपने आप को रिवील करने की कोशिश करता है, उसके जीवन की बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे पता चलने लगती है। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि मॉडर्न एग्जाम्पल की बात करें आप, तो आप जो है अगर द न्यू यॉर्कर एक मैगजीन है, कह रहे हैं इनके किसी भी इशू को आप ले लीजिए, किसी भी जो मंथली इशूज आते हैं उसके, तो आप लेंगे तो वहां पे जो एसेज मिलते हैं वो सब इनफॉर्मल एसेज होते हैं। फिलहाल अब आपको कुछ और एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगा,
फॉर्मल एसे और इनफॉर्मल एसे को। जब आप फ्रांसिस बेकन की बात करते हैं तो फ्रांसिस बेकन के जो भी एसेज हैं उन एसेज को आप फॉर्मल एसेज की कैटेगरी में रखेंगे। उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि जब आप उन एसेज को पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होता है कि राइटर अपने बारे में कोई जानकारी देता है। आप पूरे आप स्टडीज को पढ़ लीजिए, आपको राइटर के बारे में एक शब्द नहीं पता चलेगा। आप ट्रुथ को पढ़ लीजिए, राइटर के बारे में एक शब्द नहीं पता चलेगा। राइटर केवल आपको डे टू डे चीजें जो हैं उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल लेके कनेक्ट कर रहा है और अपने बारे में कोई बात नहीं बता रहा है। लेकिन जब आप लैम के ड्रीम चिल्ड्रेन को पढ़ते हैं तो वहां पे आपको क्लियरली जो है पता चलने लगता है। ड्रीम चिल्ड्रेन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्लियरली पता चलने लगता है कि भैया जो लैम साहब हैं, लैम साहब की एक पत्नी थी, पत्नी नहीं थी मतलब शादी किसी से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें काफी समय तक प्रपोज किया लेकिन उन्होंने उसको इनकार कर दिया। फिर उसके बाद से आपको लैम साहब की ग्रैंड मदर का यहाँ पे जिक्र मिलता है। लैम साहब की ग्रैंड मदर का आपको जिक्र मिलता है। और किसका जिक्र मिलता है भाई? लैम साहब की ग्रैंड मदर का। लैम साहब के बड़े भाई साहब का एक भाई साहब है उनका भी जिक्र मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत अच्छा फील्ड, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए। यस बिल्कुल, उनके कजिन सिस्टर, ठीक है, ब्रिजेट के बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मल इनफॉर्मल ऐसे हो गया। थोड़ा सा एम एच अब्राम है तो डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखते हैं। अब सोचो हमारा बच्चा बहुत सिंपल सिंपल चीजें जानता है, लेकिन जब एग्जाम में ये लैंग्वेज आ जाती है तो वो सब जानते हुए उसका दिमाग का होश उड़ जाता है। अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं। आप सिर्फ इतना पढ़ते हो फॉर्मल मतलब जहाँ राइटर अपने बारे में बात ना करे, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करे। इनफॉर्मल तो जहाँ लैंग्वेज राइटर अपने बारे में बात करे। तो भैया थोड़ा और डीपर लेवल पे डिफिकल्ट लैंग्वेज भी समझना है। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया यहां तक? फॉर्मल इनफॉर्मल। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत अब जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जल्दी जल्दी चीजों को करते हैं। अब ध्यान दें ऐसे की शुरुआत कहाँ से। अब हमने शुरुआत में ऐसे के बारे में पढ़ लिया, फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ लिया। शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये कह रहे हैं जब द ग्रीक्स थियो, ठीक है, फ्रेस्टस एंड प्लूटार्क एंड रोमन सिसरो। तो ये ग्रीक के दो राइटर हैं, थियोफ्रास्टस एंड प्लूटार्क, इनकी बात हो रही है। रोम के राइटर हैं सिसरो, ठीक है, और सेनेका, इनकी बात हो रही है। इन लोगों ने एसेज लिखे थे बहुत पहले, बिफोर द जेनरा वाज गिवन। जब ये जेनरा आया, जब ये विधा आई उससे पहले ही, बहुत पहले इन लोगों ने एसेज लिख दिए थे। ठीक है, व्हाट बिकेम इट्स स्टैंडर्ड नेम बाय मोंटेन फ्रेंच एसेज इन 1580। अब ध्यान दो, मतलब एसेज पहले लिखा गया था लेकिन ये जो एसेज का जानर आया है, ये जो विधा आई है, ये पहली बार कब आई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आई है? तो इस एसे को स्टैंडर्ड नाम मिला है पहली बार मोन्टेन साहब, जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं। उनका जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड एसेज, यहाँ से 1580 में जब ये पब्लिश हुआ था तो यहाँ से पहली बार जो वर्ड मिला है, इसको रियल नेम मिला है, वो मोन्टेन साहब के द्वारा मिला है। तो इसे याद रखना है। यानी लेट 16 सेंचुरी या 1580 में पहली बार जो ऐसे है, हालांकि पहले से लिखा जा रहा है लेकिन इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म जो है मोन्टेन साहब के द्वारा दिया गया, इनके जो एसेज का कलेक्शन आया था उसके द्वारा। ये याद रखना है। तो अगर आप फादर आप एसेज बोलोगे तो कौन हो जाएंगे? मोन्टेन साहब, हालांकि चाहे पहले से लिखा जाता रहा हो। द टाइटल सिग्निफाइज। अब अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि भैया जो एसीज वर्ड है ये कहाँ से, अब देखो बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, एसीज वर्ड कहाँ से, किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया। अब तक आप लोग इटालियन पोइट्री में इटली का जोरदार जोर है। पोइट्री में सोनेटो हो गया, ट्रेजारिमा हो गया, ये सब कहाँ है? इटली से है। लेकिन जब आप प्रोज में आए तो एसेज कहाँ से आया भैया? ये फ्रेंच से आया है। और इसका मतलब क्या होता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है अटेम्प्ट। तो ऐसे क्या करता है? अटेम्प्ट करता है अपनी बात को प्रूव करने का। ठीक है, तो टाइटल सिग्निफाइज अटेम्प्ट्स एंड वाज मेंट टू इंडिकेट द टेंटेटिव एंड अनसिस्टमेटिक नेचर ऑफ मोन्टेन कमेंट्री ऑन टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे टेंटेटिव एंड अनसिस्टमेटिक नेचर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है,
मोंटेन साहब ने जो अपने एसेज लिखे, जैसे आप एलनेस लिखा, आप स्लीपिंग लिखा, ठीक है, इन कंट्रास्ट टू फॉर्मल एंड टेक्निकल ट्रीटाइजेस ऑन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि ये जो है ये साहब लिखते हैं, और ये जो अपने एसेज लिखते हैं ये टेंटेटिव एंड अनसिस्टमेटिक क्यों है, क्योंकि ये पर्सनल एसेज लिखते हैं, ध्यान रखना है। जो इनका एसेज है वो पर्सनल एसेज है, ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांसिस बेकन और मोंटेन में क्या अंतर है, तो जो मोंटेन साहब लिखते हैं वो हमेशा जो है क्या लिखते हैं, पर्सनल एसे या फिर इनफॉर्मल ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं फ्रांसिस बेकन की तो वो फॉर्मल ऐसे या इम्पर्सनल ऐसे लिखते हैं। अब वहीं आ गए फ्रांसिस बेकन साहब। फ्रांसिस बेकन लेट इन 16th सेंचुरी, फ्रांसिस बेकन ज़्यादा लेट नहीं कर रहे हैं, 16th सेंचुरी में ही फ्रांसिस बेकन साहब भी आ जाते हैं। और वो भी क्या करते हैं, इनागुरेटेड इंग्लिश यूज ऑफ द टर्म इन हिज ओन एसेज। इन्होंने भी एसेज नाम से अपनी बुक निकाली, 3 पार्ट में उसके बुक आए, 3 अलग-अलग पार्ट में। और इन्होंने जो एसेज नाम से निकाला वो इंग्लिश यूज के रूप में किया, इसको फ्रेंच को इंग्लिश में किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इंग्लिश में एसेज का कोई फादर है तो फ्रांसिस बेकन साहब है। और अगर शुरुआत में पूछा जाए तो केवल एसेज का फादर तो मोंटेन है, ये ध्यान रखना। अब ध्यान दें, मोस्ट ऑफ देम आर शॉर्ट डिस्कशन, और इनके जो एसेज हैं वो ज्यादातर शॉर्ट डिस्कशन है। जैसे आप ट्रूथ हो गया, आप एडवर्सिटी हो गया, आप मैरिज एंड सिंगल लाइफ हो गया, ये चीज है, ठीक है। अब इसीलिए यहीं पे ध्यान रखना, शॉर्ट डिस्कशन है, या फ्रांसिस बेकन साहब हैं जो इनके एसेज हैं उनको एफोरिस्टिक एसेज बोलते हैं। मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें दी गई है फ्रांसिस बेकन साहब के एसेज में। इन्हीं को इपिग्रामेटिकल ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, कंसाइज बोल सकते हैं, कंडेंस्ड बोल सकते हैं। आप इनके एसेज को एडेज भी बोल सकते हैं, कहावत की तरह हैं इनके एसेज। तो बहुत ही क्वालिटी वाले हैं इनके एसेज, जिनको आप बड़े बड़े पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई। बिल्कुल, ऑफ एजुकेशन बाय मिल्टन भी एक तरह से फॉर्मल एसे है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब हमने देखा अलेक्जेंडर पोपेज। अब देखो ये अलग अलग राइटर के बारे में कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनको जरूर जानना है क्योंकि इनके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपने मोन्टेन के 2-3 एग्जाम्पल पढ़े, अभी आपने बेकन के एग्जाम्पल पढ़े, अब आते हैं तीसरे राइटर पे, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप साहब ने भी एसेज लिखे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है एडॉप्टेड द टर्म फॉर हिज एक्सपोजिटरी कंपोजिशन इन वर्स। इन्होंने जो टर्म लिया है ऐसे को, ये अपने कंपोजिशन के लिए लिए हैं, लेकिन वो कंपोजिशन किस में है, वर्स में लिखा गया है, पोइटिक फॉर्म में इन्होंने लिखा है। और एक्सपोजिटरी का मतलब होता है एक्सप्लेनेटरी। तो इन्होंने जो अपने कंपोजिशन लिया है एक्सप्लेनेटरी कंपोजिशन, जिसमें अपनी बात को ये प्रूव करने के, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो वर्स में है। लेकिन वो भी एक तरह से ऐसे ही है, जैसे ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है कि इन्होंने पोइट्री फॉर्म में अपने एसे को लिखा है। मतलब इनका सारी क्वालिटी एसेज किसके अंदर है, लेकिन ये पोइट्री फॉर्म में है। द एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड द एसे ऑन मैन, इसकी डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एसे की कैटेगरी में पूछा गया, यू हैव टू लर्न इट। बट द वर्स एसे हैड फ्यू इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स आफ्टर द 18th सेंचुरी। अब ये कह रहे हैं कि वर्स ऐसे की जब बात करते हैं तो इसके और कुछ बड़े बड़े राइटर जो है आपको 18th सेंचुरी के बाद मिलते हैं। हालांकि अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी में मिलते हैं, लेकिन और बड़े राइटर आपको आगे मिलेंगे। द वर्स एसेज बाय द अमेरिकन पोएट, अब ये नाम बता रहे हैं, जैसे अमेरिकन पोएट हैं एक और हैं जिनका नाम है रॉबर्ट पिंस्की। ये भी क्या लिखते हैं, ये भी वर्स एसेज लिखते हैं, ठीक है। ये भी वर्ड्स एसेज लिखते हैं, आर अ रेयर एक्सेप्शन, तो ये याद रखना है। तो वर्ड्स ऐसे देखो भाई ध्यान दो, वर्ड्स ऐसे बहुत कम लिखा गया है। देखो सीधे सीधे लिखा है हैज हैड फ्यू इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स, यानी बहुत कम रहे हैं। अ फ्यू नहीं लिखा है, द फ्यू नहीं लिखा, फ्यू लिखा है, यानी बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं। इसके लिखने वाले राइटर बहुत कम रहे हैं वर्स ऐसे के। अगर देखा जाए तो एक तो पोप साहब हैं, और एक जो आपको देखने को मिल रहा है दूसरे कोई बड़े राइटर तो अमेरिकन पोएट हैं जिनका रॉबर्ट पिंस्की नाम है। तो ये दोनों लोग के नाम लिख याद रखना है, ये लोग वर्स एसेज लिखते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, याद रखना है सारा। अब हम आते हैं भाई, हमने 18th सेंचुरी तक देख लिया है।
अब हम आते हैं 17th सेंचुरी। अब ये और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन द अर्ली 18th सेंचुरी। अगर आप अर्ली 18th सेंचुरी में आते हैं, ठीक है, तो आपको जोसेफ एडिसन साहब मिलते हैं और सर रिचर्ड स्टील साहब मिलते हैं। ये लोग भी एसेज लिखते हैं, इनका नाम याद रखना, बहुत ही बड़े राइटर हैं। अगर एसेज को जो अपने फुल फॉर्म में पहुंचाने का श्रेय जाता है वो इन्हीं दोनों राइटर को जाता है। देखो लिखा भी है, विद देयर मेनी सक्सेसर्स गेव टू द एसे रिटन इन प्रोज इट्स स्टैंडर्ड मॉडर्न व्हीकल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि इसको इन्होंने स्टैंडर्ड मॉडर्न व्हीकल दे दिया, और स्टैंडर्ड मॉडर्न व्हीकल क्या है? द लिटरेरी पीरियोडिकल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताओ पीरियाडिकल लिखने वाले किसी दो राइटर का नाम बताओ, तो पीरियाडिकल भी ऐसे का एक प्रकार होता है। पीरियाडिकल इन लोगों ने लिखना शुरू किया था, इन्हीं के समय से पीरियाडिकल बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और फिर बाद में ढेर सारे राइटर ने पीरियाडिकल्स लिखने शुरू किए। ये जो पीरियोडिकल ऐसे लिखते थे, इसकी विशेषता की क्या थी कि पीरियोडिकल ऐसे, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये पीरियड पे आता था। यानी अगर या तो एक एक दिन के अंतराल पे आएगा, हर रोज आएगा, या तो हफ्ते में 6 दिन आएगा, या हफ्ते में 3 दिन आएगा, इसी को बोलते हैं पीरियोडिकल। ठीक है। फिर कभी कभी आप फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कोई ऐसे वीकली बेसिस पे आने लगता है, कोई मैगजीन है ये वीकली बेसिस पे, या फिर मंथली पे आता है, या बाई मंथली आता है, या फिर फोर्टनाइटली आता है। तो ये जितने भी वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, बाई मंथली, ये सब जितने भी आते हैं, इनको आप पीरियाडिकल्स बोल सकते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन। लेकिन इन पीरियाडिकल्स को शुरू करने का श्रेय, इनको स्टैंडर्ड मॉडर्न स्टाइल देने का श्रेय किसको जाता है? रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। आई होप आई एम वेरी क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। अब इन दोनों लोगों ने दो ऐसे जर्नल्स लिखे हैं, पीरियाडिकल लिखे हैं, जो दुनिया भर में आज तक फेमस है। एक है टैटलर और एक है स्पेक्टेटर। इसको बिल्कुल नहीं भूल सकते, स्पेक्टेटर तो बहुत ही फेमस है, और टैटलर भी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन दोनों लोगों ने मिल के लिखा था। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। रीता चौधरी, डैनियल डेफो साहब ने भी रिव्यू लिखा है। ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि इन लोगों ने, जैसे इन दोनों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोग ज्वाइंटली लिखते थे, यानी टैटलर और स्पेक्टेटर में दोनों लोगों ने मिल के अपने अपने एसेज लिखे हैं। अब ध्यान देना, अगर आपसे मैं बोलूं, एक बड़े राइटर हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इनका भी ध्यान रखना है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी लिखते थे। कोई मुझे बता सकता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो लिखते थे उनके जो है क्या नाम है? इनके जो पीरियोडिकल्स हैं, तो यस, बिल्कुल, रैमलर एंड आइडलर, याद रखना है। द रैमलर देन आइडलर। ठीक है, तो ये इनके हैं। और अभी आप लोगों ने डैनियल डेफो का, अभी रीता ने बता ही दिया है। डैनियल डेफो साहब जो हैं, ये याद रखना है, डैनियल डेफो का इनका नाम है रिव्यू, द रिव्यू। कोई मुझे गांधी जी का बता सकता है? गांधी जी भी लिखते थे पीरियोडिकल। मुझे कोई बता सकता है गांधी जी जो लिखते थे उनके क्या नाम था, उनके पीरियोडिकल का? कोई बता सकता है? गांधी जी बाबा भी लिखते थे, कोई बता सकता है? इंग्लिश में यंग इंडिया, याद रखेंगे। गांधी जी बहुत लिखते थे, यंग इंडिया फेमस है। इसके अलावा जो है हरिजन नाम का भी पत्रिका वो चलाते थे। यंग इंडिया भी है फेमस, यंग इंडिया बहुत फेमस है उनका। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश किया हूं मैं। ठीक है। तो याद रखना कि जब ये आपके दो राइटर आए, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, इसके पहले जो एसेज आते थे वो बुक फॉर्म में आते थे। लेकिन पहली बार ये जब आए तो इन्होंने कहा बुक निकालने की जरूरत नहीं है, आप एसेज को डेली बेसिस पे लेके आओ, सीधे सीधे मैगजीन में एक एक ऐसे आएगा, पब्लिश होगा, और उसको वो करो, आप लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से काफ़ी इन्होंने फेमस किया, और इस तरह से बुक फॉर्म के बजाय वो पीरियाडिकल बेसिस पे आना शुरू हो गया। यहीं से मुझे एक बात याद आता है कि मुझे क्या बता सकते हैं कि विक्टोरियन एज में कोई ऐसा राइटर है, बल्कि एक नहीं, दो दो राइटर हैं, जो अपने जो नॉवेल्स लिखते थे वो बुक फॉर्म में नहीं लाते थे, बल्कि उनको पहले वो किसी मैगजीन में लाते थे, उनको अलग अलग, जैसे
एक दिन आया, फिर कुछ दिन बाद लगातार वो मैगजीन में जो है वो कहानी के फॉर्म में आता था, जैसे पहला एपिसोड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके आता था। और फाइनली जब वो कंप्लीट हो जाता था तब वो बुक फॉर्म में आता था। तो याद रखना, चार्ल्स डिकेंस साहब बहुत बड़े राइटर रहे हैं इस तरह के। और यहाँ तक कि टॉमस हार्डी साहब की भी जो नावेल्स आती थी वो पहले कहानी फॉर्म में आती थी और फिर उसके बाद वो बुक फॉर्म में आती थी। लेकिन चार्ल्स डिकेंस की तो ज़्यादातर जो है नावेल्स वो जो है आपकी मैगजीन में ही आई है, फिर बुक फॉर्म में आई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो, बहुत अच्छा। बस एक मिनट। क्या हो गया? ठीक है, बस एक पैराग्राफ और है, इसे जल्दी जल्दी करते हैं। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी तक हमने ऐसे का डेवलप, देखो पूरा डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है। 18th सेंचुरी तक हमने देख लिया, अब 19th सेंचुरी में देखते हैं कौन कौन से राइटर रहे ऐसे के राइटर। तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी, अगर अर्ली बहुत अच्छा, स्मिता बता रही कि कौन कौन से मैगजीन में आया है, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन ऑल अराउंड द ईयर आया है, ईयर में आया हुआ है। हार्पर मैगजीन ठीक में आया हुआ है, हार्डी का। ठीक है, बहुत अच्छा स्मिता, बहुत अच्छा प्रयास है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी की यदि हम बात करते हैं, तो द फाउंडिंग ऑफ न्यू टाइप ऑफ मैगजीन, बहुत न्यू टाइप के मैगजीन उस समय आए। एंड देयर स्टडी प्रोलीफ्रेशन। तो यहाँ पे ध्यान दें, यानी बहुत से मैगजीन आए उस समय 19th सेंचुरी में, और उनका लगातार डेवलपमेंट होता रहा। ठीक है, लगातार वो अपने जो है इंक्रीजिंग फॉर्म में आगे बढ़ते रहे, लगातार मैगजीन के बाद एक के मैगजीन के बाद दूसरे मैगजीन आते रहे, और बहुत फेमस हुए मैगजीन आपके 19th सेंचुरी में। एंड गेव ग्रेट इम्पेटस टू राइटिंग ऑफ एसे। और जब मैगजीन ढेर सारे आएंगे, मैगजीन की डिमांड लोगों के बीच में बढ़ेगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मैगजीन को जरूरत पड़ेगी किसकी, एसेज लिखने की। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़े उत्प्रेरक का काम किया, एक कैटलिस्ट का काम किया, जो उस समय के राइटर्स थे कि आप एसेज को लिखिए, क्योंकि मैगजीन है, यहाँ पे आपके एसेज छप जाएंगे। तो उस समय एक ऐसा दौर आ गया जब ढेर सारे मैगजीन लिखे जाने लगे, मैगजीन को लोग पसंद कर रहे थे, तो इसलिए अब एसेज की जरूरत थी, और बहुत ढेर सारे राइटर ने एसेज लिखना शुरू कर दिया। एंड मेड देम अ मेजर डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर। और इसी के साथ जो एसे है और लिटरेचर का एक बहुत ही मेजर डिपार्टमेंट हो गया, जैसे पोइट्री था, ड्रामा था। ठीक है, उसी तरह से अब एसेज भी बहुत ही फेमस हो गया इंग्लिश लिटरेचर के एक पार्ट के रूप में। दिस वाज द एज, ये एक ऐसा एज है, यानी 19th सेंचुरी एक ऐसा एज है जब आपको विलियम हैजलिट, ध्यान रखना है, बहुत ही फेमस फेमस राइटर हैं, विलियम हैजलिट मिलते हैं आपको, टॉमस डिक्वेंसी मिलते हैं, चार्ल्स लैम्ब साहब मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुत बड़े बड़े राइटर हैं जो आपको मिलते हैं। और फिर इसी एज में जो है बाद में आपको रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन मिलते हैं। इन लोगों ने ब्रॉड द एसे एंड स्पेशली द पर्सनल एसे टू अ लेवल दैट हैज नॉट बीन सरपास्ड। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, यानी पर्सनल एसे के एक ऐसे लेवल को लेकर चले आए ये जो राइटर्स हैं, कि इस लेवल को आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ पर्सनल एसेज का हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट फॉर्म आपको किस एज में दिखाई पड़ता है, तो अच्छी तरह से याद रखना, आप इसे दूसरे शब्दों में रोमांटिक एज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप 19th सेंचुरी देख रहे हैं, 19th सेंचुरी ही तो रोमांटिक एज है। 1798 से लेके 1832 का जो समय है, ये 19th सेंचुरी के बिगिनिंग समय है, और यही रोमांटिक एज के रूप में जाना जाता है। और ये जितने भी राइटर्स आपको दिख रहे हैं, ये इसी समय के राइटर्स हैं। इन लोगों ने इसको बहुत हाई लेवल पे लेके चले गए। और आप सभी को जानकर ये बहुत हैरानी होगी, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि चार्ल्स लैम्ब साहब पर्सनल एसेज के सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कोई बता सकता, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट बोला जाता है। चार्ल्स लैम्ब साहब इतने फेमस हैं कि इनको इंग्लिश एसेइस्ट का प्रिंस बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही शानदार लिखते हैं, और स्पेशली पर्सनल एसेज को अपने हाईएस्ट लेवल पे ये लेके जाते हैं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। ये जो लाइन लिखा है कि इन लोगों ने उस लेवल तक लेके गए, ठीक है, टू अ लेवल दैट हैज बीन नेवर सरपास, जो आज तक सरपास नहीं किया गया है। हम्म। अब आ जाते हैं। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है, देखो थॉमस डी क्विंसी का बहुत ही फेमस ऐसे है, अक्सर आता है, कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर, कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर। ठीक है, ओपियम ईटर की ये कन्फेशन को बताते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से बायोग्राफी की बात करते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे कह सकते हैं, इम्पर्सनल ऐसे, क्योंकि ये अपने बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद से जो है हैजलिट साहब जो है शेक्सपियर पे एसेज लिखते हैं, शायद आप लोग को याद हो, या आप मुझे कोई बता सके कि कोई एक ऐसे ये लिखते हैं। तो ये आप लोग को, ये बड़े राइटर हैं, अगर इनके कुछ एसेज आपको याद हो फेमस फेमस, तो जरूर याद रखें ताकि आप इनको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, जरूर इनके एक दो एसेज को आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मेजर अमेरिकन एसेइस्ट, जो सबसे मेजर अमेरिकन, बहुत अच्छा, करेक्टर ऑफ शेक्सपियर, बिल्कुल बहुत सही। अब मेजर अमेरिकन एसेइस्ट इन द 19th सेंचुरी, अब अमेरिकन एसेइस्ट की बात करते हैं जो 19th सेंचुरी में है। तो अमेरिकन एसेइस्ट में कौन कौन है जी? वो हैं वाशिंगटन इरविन, ये अमेरिकन एसेइस्ट हैं। इमर्सन बहुत बड़े एसेइस्ट हैं। थारो, जेम्स रसेल लावेल और मार्क ट्वेन, ये अमेरिकन एसेइस्ट हैं। तो 19th सेंचुरी में आपने ब्रिटिश वाले देख लिए, और ये कुछ अमेरिकन एसेइस्ट हैं बड़े फेमस वाले, इनके भी नाम आपने जान लिए। इन अवर एरा, अगर अभी प्रेजेंट की बात करें, 20th सेंचुरी की बात करें, तो द मेनी पीरियोडिकल्स पोर आउट स्कोर्स ऑफ एसे एवरी वीक। अब इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इस समय पीरियोडिकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इस समय जो है आपको हर हफ्ते, ठीक है, पोर आउट स्कोर्स ऑफ एसे, ठीक है, यानी आपको बहुत ढेर सारे एसेज दिखाई पड़ते हैं हर हफ्ते। आजकल इतना ज़्यादा एसेज लिखे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्मल इन टाइप, और ये ज्यादातर ऐसे अभी क्या है, फॉर्मल टाइप में है। वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज आरवेल, ई एम फॉस्टर, जेम्स थर्नर, ईबी वाइट, जेम्स बॉडविन, सुसैन सोनटैग, टोनी मॉरिसन, हाउएवर आर नोटेबल रिसेंट प्रैक्टिशनर ऑफ इनफॉर्मल एसे। तो आप ध्यान दें, ज्यादातर तो इस समय फॉर्मल एसे ही लिखा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनफॉर्मल एसेज के 20th सेंचुरी में कुछ राइटर के नाम बताओ, तो ये देखो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। वर्जीनिया वुल्फ इनफॉर्मल एसेज लिखती हैं, जॉर्ज आरवेल इनफॉर्मल, ई एम फॉस्टर इनफॉर्मल, जेम्स थर्वनर इनफॉर्मल। तो ये नाम याद रखना, ये लोग इनफॉर्मल एसेज के राइटर हैं। ठीक है, 20th सेंचुरी के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है। सभी लोग बताओगे, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टॉपिक है, और प्रोज टॉपिक ही अपने आप में कठिन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, पैसेज टू इंडिया, ठीक है, ये तो एक नावल है। ठीक है, ई एम फोस्टर का एक नावल है। अच्छा, यहीं पे एक बात मुझे याद आती है, आपके एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्लूम्सबरी ग्रुप, ब्लूम्सबरी ग्रुप। क्या आप लोग इसमें से कम दो ऐसे राइटर हैं जो ब्लूम्सबरी ग्रुप में जुड़े हुए थे? इसमें से मुझे दो राइटर के नाम छाट के बताओ, आपके एग्जाम में आ चुका है। इसमें से दो राइटर जो आपने अभी पढ़ा है, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, जॉर्ज आरवेल, ई एम फॉस्टर, जेम्स हर्नर, ये जितने भी हैं इनमें दो राइटर हैं। बहुत अच्छा, स्मिता सिंह, ई एम फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ, बहुत अच्छा। अच्छा, रीता चौधरी ने बताया वर्जीनिया वुल्फ का एक ऐसे है जिसका नाम है रूम ऑफ वन सोल, बिल्कुल बहुत सही है रीता चौधरी, जो कि इन पर्सनल ऐसे है। ठीक है, बहुत अच्छा जी। मनीष कुमार भी बता रहे हैं, गुलाब चंद जी। तो याद रखना है कि वर्जीनिया वुल्फ और ई एम फ्रोस्टर सबसे, जो आपका ब्लूम्सबरी ग्रुप के बहुत बड़े राइटर थे जो कि इसमें कनेक्टेड थे। आपके एग्जाम में आ चुका है, पहले भी आ चुका है कि ई एम फ्रोस्टर किस ग्रुप से बिलोंग करते थे, तो याद रखना है ब्लूम्सबरी ग्रुप से। आप लोग को बहुत ढेर सारा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। ई एम फ्रोस्टर का एक बहुत ही फेमस वर्क है जो बार बार एग्जाम में आता है, और अगर वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछता है, तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है कि इन्होंने वर्क लिखा है, दो वर्क इनका याद रखना है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, एस्पेक्ट्स ऑफ, ठीक है, ऑफ अ नावल, और इसके अलावा दूसरा जो इनका वर्क है, अ पैसेज टू इंडिया। ये दोनों वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
पैसेज टू इंडिया एक नावल है और ये एक नॉन फिक्शन बुक है, और यही वो बुक है जहाँ पे आपको फ्लाइट एंड राउंड करेक्टर का जिक्र मिलता है। बिल्कुल स्मिता एकदम सही बता रही हैं, यहाँ पे आपको फ्लाइट एंड राउंड करेक्टर का जिक्र मिलता है। ठीक है, यही वो जो है पर्टिकुलर वर्क है जहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो याद रखना। बहुत अच्छा, रीता चौधरी, श्रीपति जी, स्मिता, मनीष कुमार, गुलाब जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। रीता चौधरी एक बात और बता रही हैं कि जो E.M. फोस्टर साहब हैं, ये मुल्क राज आनंद जो कि भारत के एक बड़े राइटर हैं, इनके प्रीफेस को भी लिखा है इन्होंने अनटचेबल के। बिल्कुल सही बात है रीता चौधरी। चलिए, तो सभी को बताओ भाई कितना आनंद आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। इतना डीपर लेवल पे बताया हूँ, इतना बढ़िया से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को भाई कुछ कहना पड़ेगा, ऐसे तो फिर इतना मेहनत करना सब बेकार हो जाएगा। हाँ, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, फास्ट। अच्छा, अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, तो मैंने आप सभी से पूछा था, दो चार लोगों ने, रीता ने और कुछ लोगों ने बताया था, अच्छी तरह से याद रखिए। विलियम हैजलिट साहब का नाम यहाँ याद रखना, आपके TGT से कनेक्ट कर रहा हूँ। करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, नाम याद कर लें। इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर एक ऐसे लिखा है, बुक लिखा है, ऐसे बुक लिखा है जिसमें, जिसका नाम है करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। याद रखेंगे, करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये विलियम हैजलिट साहब का बहुत ही फेमस वर्क है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये वाला जो थॉमस डी क्विंसी साहब है, इनका भी याद रखना है। इस वर्क का नाम मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। इस ऐसे का नाम है कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। याद रखेंगे आप लोग, सारा मेन मेन चीज बता दे रहा हूँ तो कि भूलो नहीं, है बड़े राइटर हैं। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछता है, अरे भैया वो कहाँ से लेके आएगा, यही तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। M H अब्राहम जी ने एकदम शुरू से उठा लिया, ऐसे की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन पहला राइटर है जिसने ऐसे का, जिसके नाम पे ऐसे का नाम रखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है इंग्लिश में, इंग्लैंड में इसे कौन लेके आया। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे बढ़ता गया, 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में कौन कौन से राइटर थे, वर्ष ऐसे लिखने वाले। बताओ, अमेरिका के वर्ष ऐसे लिखने वाले राइटर के नाम बताइए, अमेरिका के वर्ष ऐसे लिखने वाले राइटर के नाम बताइए, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, फास्ट। बहुत अच्छा, गुलाब चंद्र जी के लिए भैया एक बार गुलाब चंद्र जी के लिए तालियां हो जाए। गुलाब चंद्र जी ने एक थॉमस डी क्विंसी के एक ऐसे ऐसे का नाम बताया है जो कि शेक्सपियर का क्रिटिकल वर्क है। बहुत अच्छा गुलाब चंद जी। नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, और इसको भी लिखने वाले जो राइटर हैं थॉमस डी क्विंसी हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लें, आपके शेक्सपियर के भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, ये जो है इसे थॉमस डी क्विंसी साहब ने लिखा था, ये 1823 में आया था। तो थॉमस डी क्विंसी साहब ने भी शेक्सपियर पे कैसे लिखा वो भी आपको पता चल गया। क्लियर है सभी को? नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ,
बाय टॉमस डिक्वेंसी इन 1823। और किस ऐसे का नाम रिपीट करूं रीता? अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? तो आज की क्लास एंड करें, क्या आप सभी की इजाजत है? क्या सभी की इजाजत है? कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, रीता, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये थॉमस डिक्वेंसी के दूसरे ऐसे का नाम था। चलो जी, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट।